रघु एक कारपेंटर था और उसकी बीवी सब्जी बेचती थी। दोनों के कोई बच्चे नहीं थे। उनकी शादी को लगभग 8 साल हो गए थे। दोनों को बच्चा चाहिए था, पर कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से उनकी कोख सूनी ही रह गई थी। कल बाला के घर न्योता है, उसकी बेटी का नामकरण है। हाँ, सुना मैंने। काफी सब्जियां खरीद रही थी आज बाजार से। उसकी वो नकचड़ी बहन, मन तो किया कि चांटा मार दूं। ऐसा क्या हो गया? बाला हमेशा मुझसे ही सारी सब्जियां खरीदता है। आज भी आया। उसकी बहन उसे पीछे से रोक रही थी कि इस बांझ की दुकान से सब्जी मत खरीदो, अब शगुन हो जाएगा। बड़ा मुंह चलने लगा है उसका। मैं कल ही बाला को बोलता हूँ, दोबारा ऐसी बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़िए जी, सच तो कह रही थी वो। ऐसे दिन भर इतने ताने सुनने पड़ते हैं कि अब तो आदत ही हो गई है। हीरा भाभी, आप वहाँ क्या कर रही हैं? आप आशीर्वाद ना ही दे तो अच्छा होगा। जाइए, आप किचन में हेल्प कर दीजिए। हम किचन में हेल्प करने नहीं आए हैं सुनीता, हम बच्चों को आशीर्वाद देने आए हैं। आशीर्वाद तो आप दोनों को चाहिए, आप हमें क्या देंगे? सुनीता की बात सुनकर कई सारे गांव वाले रघु और हीरा को देख हंसने लग जाते हैं। दोनों को बहुत बुरा लगता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इस सुनीता की तो मैं बहुत हो गया। आज सारे गांव वाले थे इसलिए छोड़ दिया, वरना उसकी क्लास ले लेता मैं। सुनिए, वो देखिए। क्या है? क्या हुआ तुम्हें? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मन तो कर रहा है कि उसका मुंह तोड़ दूं। गुस्सा बाद में कर लेना। वो देखिए ना, रघु और हीरा के घर के आगे एक छोटा सा पुतला रखा होता है। वो पुतला इतना असली दिखता था कि एक बारी को तो कोई भी गलती से उसे इंसान का बच्चा ही समझ ले। रघु और हीरा दोनों थोड़ी दूर से पुतले को देख रहे थे। ये क्या कोई बच्चा है? नहीं नहीं, ये तो पुतला है, पर देखिए कितना असली दिख रहा है। पता नहीं कौन छोड़ कर गया है, चलो अंदर। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पुतले को हमें अंदर ले जाना चाहिए। और क्या करें इसके साथ? खेलें? हमारी पुतलों के साथ खेलने की उम्र है क्या? पागलों जैसी बातें करती हो तुम। नहीं, खेलेंगे नहीं। मुझे बस इसे अंदर ले जाना है, आप चाहे माने या नहीं। हीरा उस पुतले को अपने बगल में रख सो जाती है। रात को उसे लगता है कि कोई उससे बात कर रहा है। वो आंखें खोलती है तो वो पुतला मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। ये जिंदा? घबराओ मत, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। दूसरी सुबह रघु उठकर काम के लिए जाने वाला था। उसने देखा कि हीरा किसी से बात कर रही थी। वो किचन में जाकर पूछने ही वाला था कि वो किससे बात कर रही थी कि वो पुतला चलते हुए किचन से बाहर आता है। रघु डर के मारे चिल्ला उठता है। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो मेरे घर में? डरिए मत, ये पुतला हमारी मदद करने आया है। ये पुतला कैसे करेगा हमारी मदद? आप देखते जाइए बस। ऐसे बोलते ही वो जादुई पुतला सारा किचन का काम झट से 2 मिनट में कर देता है। अब हीरा और रघु की जिंदगी बहुत आसान हो गई थी। वो पुतला उनके घर के हर काम में मदद करता था और तीनों अब एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगे थे। जब से ये पुतला आया है, तब से बच्चे के बारे में कोई सोच ही नहीं है। दिन भर बस इससे ही बातें करते हुए बीत जाता है। हाँ, अब तो मैं भूल जाता हूँ कि ये पुतला है, इंसान नहीं। पुतला उनके सामने बैठकर उनकी बातें सुन रहा था। देखो, तुम्हारे लिए हम नए कपड़े लाए हैं। ये नए कपड़े। कुछ महीने बीते और गांव वालों ने भी महसूस करना शुरू किया कि हीरा और रघु के घर में कोई और भी है। इस बात की जांच करने एक शाम सुनीता उनके घर पहुंच जाती है। हीरा भाभी, कहाँ हो आप? सुनीता, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? बस बहुत दिन से आप लोगों को देखा नहीं तो सोचा मिल लूं। पुतला दूसरे कमरे में बैठा हुआ था। हीरा के पीछे पीछे वो भी कमरे से बाहर आता है। सुनीता उस पुतले को चलता देख चौंक जाती है। ये क्या है? ये तो पुतले जैसा लगता है, ये चल कैसे रहा है? हीरा झट से पुतले को पकड़कर कमरे के अंदर बंद कर देती है। वो नहीं चाहती थी
कि सुनीता जैसे इंसान को उनके जादुई पुतले के बारे में पता चले। कुछ नहीं, वो खिलौना है, एक दिन हम बाजार से ले आए थे। अच्छा, सच बोल रही हो? बता दो जो भी चल रहा है, मुझसे भला क्या छुपाना। मैं सच बोल रही हूँ। सुनीता वहाँ से चली जाती है और पूरे गांव में ये ढिंढोरा पीट देती है कि हीरा और रघु पागल हो गए हैं और एक पुतले को अपना बच्चा मानने लगे हैं। सारे गांव वाले रात को हीरा और रघु के घर के बाहर चिल्ला रहे हैं। क्या हुआ? आप लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? सारे गांव वाले उनको पागल कहकर उनके घर पर पत्थर फेंकने लगे। एक पत्थर जाकर हीरा के सर पर लगा और रघु भी उसे बचाने की कोशिश में घायल हो जाता है। ये सब देख पुतले को बहुत बुरा लगता है और वो अपने जादू से एक 10 साल के बच्चे के रूप में घर से निकल के गांव वालों के सामने आ जाता है। ये तो बच्चा है, असली बच्चा। नहीं, ये पुतला है। ये सुबह तक तो पुतला था। इतना बड़ा पुतला कैसे हो सकता है? पागल हीरा नहीं, तुम हो सुनीता। सारे गांव वाले सुनीता को गालियां देते हुए वहां से निकल जाते हैं और हीरा और रघु अपने जादुई पुतले से बने बच्चे के साथ एक खुशहाल परिवार के रूप में जिंदगी बिताते हैं। उड़ीसा में रूपनगर नाम का एक गांव था। गांव में 2 डेयरी थी। एक संगीता की डेयरी थी और उसी के सामने मीना की डेयरी थी। संगीता और मीना में समानता ये थी कि दोनों की ही माँ नहीं थी और दोनों के पिताजी बीमार रहते थे। इसीलिए संगीता और मीना को अपनी अपनी दुकान संभालनी होती थी। संगीता के 2 छोटे भाई भी थे। संगीता और मीना एक दूसरे की खिंचाई करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन जब सुबह सुबह संगीता दुकान खोल रही थी तो मीना उससे बोली, संगीता, मैंने सुना है तू देसी घी में डालडा मिला देती है। तू कहे तो गांव वालों को तेरी सच्चाई बता दूं। नहीं, मैं देसी घी में डालडा नहीं मिलाती, लेकिन मैंने सुना है कि तू देसी घी में अपनी नाक मिलाती है, जो हमेशा नाले की तरह बहती रहती है। संगीता के पिता एक ईमानदार इंसान थे। वो हमेशा संगीता को घी की शुद्धि का विशेष ध्यान रखने के लिए कहते थे। बेटी, खाने पीने की चीजों के धंधे में सफलता हासिल करने के लिए ईमानदारी और शुद्धता सबसे पहली चीज है। ईमानदारी और शुद्धता की दूर दूर तक चर्चा होती है। भोपूराम समोसे वाले का नाम हमारे आस पड़ोस के गांव भी जानते हैं, क्योंकि उसके समोसे में सारा माल असली होता है। उधर मीना के पिता एक चालाक और मुनाफाखोर इंसान थे। मीना बेटी, धंधे का बस एक ही उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। देसी घी तैयार करते समय घी को ज्यादा पकाना नहीं चाहिए, क्योंकि घी जितना पकता है उतना ही कम हो जाता है। इसीलिए घी को कच्चा ही छोड़ दिया करो। पर पिताजी, मैंने तो सुना है कच्चा घी शरीर के लिए नुकसान देता है। बेटी, इतना सोचोगी तो धंधे में कमाई नहीं कर पाओगी, और फिर घी को पकाने में ईंधन भी तो ज्यादा लगता है। कुछ दिनों बाद संगीता के पापा दुनिया छोड़कर चले गए। पिता के मरने के बाद संगीता के देसी घी की बिक्री खूब बढ़ गई। इसका एक कारण तो संगीता के देसी घी की शुद्धता थी और दूसरा कारण था कि गांव के लोगों की सहानुभूति संगीता के साथ थी, क्योंकि बिन माँ बाप की संगीता अपने दोनों छोटे भाइयों को अकेले पाल रही थी। पिताजी, जब से संगीता के बाप मरे हैं, तब से हमारे देसी घी को तो कोई पूछ भी नहीं रहा। चिंता मत करो बेटी, ये दवा ले जाओ। ये मैंने शहर से मंगाई है। इसे बस किसी तरह संगीता के देसी घी में डाल देना। मीना संगीता की दुकान में घुसने का मौका ढूंढने लगी। एक दिन संगीता के घर कोई मेहमान आ गया। संगीता दुकान ऐसे ही खुली छोड़कर घर चली गई। मीना तुरंत मौका देखकर संगीता की दुकान में घुस गई और उसने अपने पिता द्वारा दी गई दवा की कुछ बूंदें देसी घी में डाल दी।
10 मिनट बाद जब तक संगीता वापस लौटी, मीना अपना काम करके जा चुकी थी। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। संगीता का देसी घी खूब बिक रहा था, लेकिन जिसने भी देसी घी से बना हुआ कुछ भी खाया उसे भयंकर दस्त हो गए। और राम बाबू, क्या हाल चाल है? कुछ मत पूछो श्यामलाल, कल देसी घी की पूड़ियाँ खा ली थी। शौचालय जा जाकर हालत खराब हो गई है। मेरी पत्नी ने भी देसी घी की पूड़ियाँ खाई थी, उसे भी दस्त हो रहे हैं। तुमने देसी घी कहाँ से खरीदा था? वहीं जहाँ से सारे गांव वाले खरीदते हैं, संगीता की दुकान से। सारे गांव वाले संगीता की दुकान पर पहुंच गए। देसी घी की जांच कराई गई तो उसमें केमिकल मिला। गांव वालों, संगीता ने आप लोगों के भरोसे का गलत फायदा उठाया और घी में मिलावट की। इसे तुरंत गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। संगीता को गांव से बाहर निकाल दिया गया। हे भगवान, मेरी मदद करें। मेरे दोनों भाई अभी नादान हैं। वो क्या खाएंगे और खुद को कैसे संभालेंगे? कहते हैं सच्ची प्रार्थना में बहुत बल होता है। उसी समय रोड से एक जादूगर की टोली गुजर रही थी। जादूगर ने देखा कि एक लड़की सड़क किनारे बैठी रो रही है। क्या हुआ बेटी? क्या किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है, इसीलिए रो रही हो? नहीं, घी में मिलावट के आरोप में गांव वालों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया है, इसीलिए रो रही हूँ। मैंने तो घी में कुछ मिलाया भी नहीं था। मैंने अपनी जादुई दृष्टि से सब कुछ देख लिया है। तुम एक ईमानदार लड़की हो। अपने गांव वापस जाओ और गांव वालों से विनती करो कि तुम्हें एक मौका और दें। साथ में मेरा देसी घी ले जाओ, इसे अपने देसी घी में मिला देना। एक बात और। जादूगर ने संगीता के कान में कुछ कहा। संगीता गांव वापस लौट आई और उसने गांव वालों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। बहुत विनती करने पर गांव वालों ने उसे एक मौका दे दिया। संगीता ने जादूगर का दिया घी अपने देसी घी में मिला दिया और फिर से घी बेचना शुरू किया। गांव में अब कोई संगीता का घी खरीद ही नहीं रहा था। सब लोग मीना की दुकान पर जा रहे थे। काफी दिन बाद एक आदमी संगीता की दुकान पर आया। कैसे हो मंटो काका, सब ठीक ठाक तो है? बिटिया, बहुत बीमार हूँ। सिर में दर्द, बुखार, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, कोई बीमारी खत्म ही नहीं होती। मुझे जरा 250 ग्राम देसी घी दे दो। मंटो काका ने रात में देसी घी के पराठे खाए। जब वो अगले दिन सोकर उठे तो उनकी सारी बीमारियां गायब हो चुकी थी। मंटो काका ने घूम घूम कर पूरे गांव में खबर फैला दी कि संगीता के देसी घी से उनकी बीमारियां ठीक हो गई हैं। फिर क्या था, गांव के लोग संगीता की दुकान पर टूट पड़े। मीना की बिक्री फिर से कम हो गई। पापा, संगीता के देसी घी से बीमार लोग ठीक हो रहे हैं। हमारे घी को कोई पूछ भी नहीं रहा। चिंता मत करो बेटी, इस बार मैंने शहर से एक ऐसी दवा मंगाई है जो दस्त के साथ साथ उल्टी, बुखार और खुजली भी करेगी। मीना फिर अपने पिता द्वारा दी गई दवा संगीता के घी में मिलाने की फिराक में रहने लगी। एक दिन संगीता जब घर पर खाना खाने चली गई तो मीना ने उसकी दुकान में घुसकर देसी घी में दवा डाल दी। अब आएगा मजा। मीना जब अगले दिन सुबह को दुकान खोलने पहुंची तो उसने देखा कि संगीता की दुकान पर गांव वालों की भीड़ लगी हुई है। लगता है इस बार गांव वाले संगीता की धुनाई करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन जब मीना संगीता की दुकान पर पहुंची तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने देखा कि दुकान पर सीढ़ी चल रही है। गांव के लोग टीवी में देख रहे हैं कि मीना संगीता के घी में कुछ डाल रही है। आओ मीना आओ, इस बार तुम्हारी चोरी पकड़ी गई क्योंकि मैंने अपनी दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था।
गांव की औरतों ने मीना की खूब धुनाई की और उसे और उसके पिता को गांव से बाहर निकाल दिया।